तो भाइयों शुरू करते हैं एक और नया वीडियो। उसके पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाकर जरूर देख लें। जिनको काइलिन के बारे में जानना है वो ना जानने की कोशिश करें क्योंकि अब काइलिन मेरे साथ रहती है। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग जुआनलिंग मन ही मन खुश हो रहा होता है कि वो काइलिन को पा लेगा और उसके 9 फॉलोइंग हेवनली पाइथन के ब्लड के कारण वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसके बाद वो होली फ्लेम को भी डेवोर कर लेगा। अब आगे रात शांति से बीत रही थी। रात गुजर जाती है और अगली सुबह होती है। जुआनलिंग सिटी में इस समय काफी ज्यादा हलचल रहती है। तो ऑक्शन था 10 साल में एक बार होता था। ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली का ऑक्शन था वो 5 ऑक्शन में डिवाइडेड था। मतलब डाउजियान के लिए एक अलग ऑक्शन हाउस था। ये यहाँ का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस था। इसके बाद एक हेवन लेवल ऑक्शन हाउस था। इमॉर्टल लेवल जो ऑक्शन हाउस था उसमें बड़े लोग ही मतलब जिनका अच्छा खासा बैकअप हो, अमीर लोग हो, वही घुस सकते थे। हेवन लेवल ऑक्शन हाउस में नॉर्मल लोग यानी डाउडी लेवल के बंदे भी जा सकते थे। इसे करके 3 और रहते उसमें लो क्लास के लोग भी जा सकते थे। जुआन लेवल, हुआंग लेवल ऑक्शन हाउसेस। इधर जियान तुरंत ही उठता है और यिंगिंग के रूम की तरफ जाता है। यिंगिंग बाहर आती है, इसे देखकर जियान भी हमेश हो जाता है। ये बोलता है तुम काफी खूबसूरत दिख रही हो आज। बहुत अच्छे से तैयार हुई थी हेयर पिन वगैरह लगा करके, आई लेसेस वगैरह भी इसने लगाए थे। ये दोनों बाहर निकलते हैं। यहाँ पर पहले से ही एल्डर जूलाओ और मुफेंग इनका वेट कर रहे थे। मुफेंग भी जब यिंगिंग को देखता तो ये देखते ही रह जाता है। इसके बाद ये चारों लोग जुआनलिंग सिटी में निकल जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को काफी सारे लोग दिखते हैं। मुफेंग तो आश्चर्यचकित हो जाता है। यहाँ इस दौरान डिस्कवर करता है कि यहाँ पर जो भी लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे वो उनका स्ट्रेंथ मिनिमम 5 स्टार डाउडी पर था और ये लोग बेसिकली टाइगर हेड लीजन के पीपल रहते हैं। मुफेंग इस दौरान पूछता है ओल्ड जू इस ऑक्शन में क्या मिलने वाला है। ओल्ड जू कहते हैं मुझसे मत पूछो, मुझे भी नहीं पता है। इनके सामने वो एक बिल्डिंग दिखती है जो ग्रे कलर की होती है। ये सेवरल 100 मीटर्स होती है साइज में। ये ओवल शेप की बिल्डिंग होती है। ये वही इमॉर्टल लेवल ऑक्शन हाउस रहता है यानी डाउजियान लेवल। जियान वगैरह हैरान रहते हैं इस ऑक्शन हाउस को ही देखकर कि बाहर से इतना बड़ा है, इतना शानदार दिख रहा है, तो अंदर से कैसा होगा। भी ओल्ड जू इस दौरान बताते हैं कि ये जो ऑक्शन हाउस था बेसिकली जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों ने खराब कर दिया था। फिर मेरे कहने पर जो टूजिया फैमिली है उन्होंने इसे रीबिल्ड किया था। टूजिया फैमिली का जब जैसे नाम सुनते हैं जियान और यिंगिंग ये सोचने लगते हैं क्योंकि कुछ समय पहले एक लड़की से इन्होंने फाइट किया था। तो भी बात ही कर रहे होते उधर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर टूलिंग को दिखाया जाता है। वो भी इस इमॉर्टल लेवल फेरी ऑक्शन में आई रहती है। इसके साथ में इसके टीचर भी वही होते हैं। इस दौरान इन्होंने वो जो जियान ने इसको बोला था आप लोगों ने मुझे थोड़ा हैरेस किया है तो मुझे अपना मेंटल लॉस का फीस चाहिए, ये भी लेकर आए रहते हैं और ये कहते हैं टूलिंग से कि जब तुम्हें जियान से मिलोगी तो उसे ये फीस दे देना। ओल्ड मैन इस दौरान इसे बताता है कि जो लड़का तुमसे मिला था उसका नाम जियान है और वो फेंगजियांग पवेलियन का है। टूलिंग इस दौरान थोड़ा गुस्से में होती है जियान को लेकर के। इसके पास कई सारे कलेक्शन रिंग होते हैं जो इसके टीचर ने बनाए थे जो इन्हें जियान को देना था। बेसिकली जो ऑक्शन हाउस था माउंटेन के टॉप पर था। यहाँ पर इस समय जियान वगैरह को कई सारे लोग दिखते हैं। यहाँ पर जियान वगैरह को कई सारी हॉट वुमेन भी दिखती है। यहाँ पर एक बंदा एंटर कर रहा होता है, इसका नाम होता है सुन गोंगजी। व्हाइट ड्रेस होता है और आर्मर भी इसके पास रहते हैं। इस दौरान एक जो लेडी रहती है यहाँ पर जो काफी ज्यादा हॉट रहती है वो इसे ग्रीट कर रही थी। बंदा भी काफी पावरफुल रहता है। ये सन फैमिली का रहता है और इसका जो स्टेज रहता है पावर लेवल ये 5 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज पर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली के अलावा भी जुआनलिंग सिटी में 2 और बड़ी फैमिलीज रहती हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल रहती है। एक तो टू जिया फैमिली और दूसरी सन फैमिली। इधर सुन गोंजी यानी सन गोंजी की नजर जियान वगैरह पर पड़ती है। सुन जियांग भी एक ही औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो थी यिंगिंग। यिंगिंग भी इसके अंदर के इमोशन को सेंस कर लेती है और ये खांसने लगती है। जियान भी जैसे ये खांसी समझ जाता है क्या चल रहा है यहाँ पर। सन जियांग तुरंत ही अपना नजर झुका लेता है। इधर ये जो सन जियांग रहता है उस लड़की से पूछता है इसके बारे में यानी यिंगिंग के बारे में। ये कहती मुझे भी नहीं पता है, हम वैसे भी आपको ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ये सुनकर के सन जियांग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और इस पर एक चमाट लगा देता है। अगर ये चमाट इस लड़की को हिट किया तो शायद ये मर भी सकती है। अभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है, कहते सुन जियांग तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम एक वुमेन को बुली कर रहे हो। इस दौरान ये सन जियांग के अटैक को ब्लॉक भी कर देती है। ये टूलिंग होती है। जियांग कहता है कि टूलिंग मेरे मैटर के बीच में मत पड़ो। जियांग समझ जाता है। ये तुरंत इसके बाद इस मैटर को निपटा करके ऑक्शन हाउस में एंटर कर जाता है। उसके बाद टूलिंग तुरंत ही जियान के पास और आती है और कहती यही रहा जो हमें हर जाना भरना है तुम्हें। यानी ये देखकर कहता है अरे वो तो मैं मजाक ही कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए। टूलिंग कहती है वो मेरी गलती थी, तुम ये ले लो। यान वैसे सोचता है कि नहीं लेगा, फिर देखता है इसमें कई सारे डाउटी लेवल के पील्स थे इस अंगूठी में, तो ये ले लेता है। टूलिंग इस दौरान ओल्ड जू को नोटिस करती है और कहती है ये शायद ओल्डर जू होंगे ना जो बर्निंग इंसेंस पवेलियन यानी फेंगजियांग पवेलियन के हैं। ओल्ड जू स्माइल करते हैं और कहते हैं लिटिल डॉल तुम्हारी नजरें काफी अच्छी हैं। नॉर्मली क्या रहता है अपने ओल्डर जू जो रहते हैं आंखें बंद किए रहते हैं और ये अपने सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर की मदद से ही घूमते रहते हैं। इस दौरान ये अपनी आंखें खोल लिए थे। टूलिंग इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। ये इनको ग्रीट करने लगती है कि आज मैंने पहली बार आखिर में ओल्डर जूजिन को देख ही लिया यानी झूलाओ को। झूलाओ और टूलिंग बात ही कर रहे थे तभी टूलिंग के मास्टर भी आ जाते हैं। इनका नाम टू जिंग झे होता है। ये भी इस दौरान एल्डर झूलाओ को ग्रीट करते हैं। तो कभी बात ही कर रहे थे तभी यहाँ पर 6 लोग एंटर करते हैं इस ऑक्शन हाउस में। 2 औरतें रहती है, इनका जो ऑरा रहता है काफी ज्यादा ग्लूमी और ऑरा फील होता है। टूलिंग वगैरह भी सेम चीज फील करते हैं। उन औरतों ने शूज वगैरह नहीं पहने रहते हैं। टूलिंग भी इस दौरान अपने पावर से इन्वेस्टिगेट कर रही थी और कहती शायद ये लोग पॉइजनस सेक्ट के हैं। एल्डर ने इन लोगों को पहले ही डिस्कवर कर लिया था। ये जानते थे कि ये लोग पॉइजन सेक्ट से ही हैं। यान को वैसे भी किंग युआन ने पहले
ही बताया रहता है कि यहाँ पर एक पॉइजन सेक्ट भी है। पता था कि मतलब जो पॉइजन सेक्ट का जो सेक्ट मास्टर वो काफी ज्यादा रूथलेस आदमी है। ये जो पॉइजन सेक्ट वाले थे काफी मतलब 100 साल से अपना दूरी कर लिए थे जुआनलिंग कॉन्टिनेंट से। सिटी से थोड़े दूर जाकर ये लोग रहने लगे थे मिस्टीरियसली। इस दौरान टूजिया सेक्ट और पॉइजन सेक्ट में बात होने लगती है। जो पॉइजन सेक्ट की 2 औरतें थी बोलती है क्या तुम्हें पता है ना कि हम पॉइजन सेक्ट से हैं। टूलिंग कहती है हाँ मुझे पता और हम लोग टूजिया क्लैन से हैं। दौरान ये जो दोनों लेडीज रहती है पॉइजन सेक्ट की दूसरी वाली से लेकर अंदर चली जाती है। ये दोनों औरतें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड जियान में रहती है। वैसे जो एक बहन रहती है जो जियान को नोटिस कर रही थी वो कहती है सीनियर सिस्टर मुझे फील हो रहा था जो बंदा है हैवी रूलर के साथ उसका जो ऑरा है काफी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर एल्डर झूलाओ कहते हैं कि वैसे तो पॉइजन सेक्ट का और हमारे जियांग पवेलियन का पास्ट में बहुत अच्छा रिलेशन था। बाद ओल्डर जो कहते हैं ठीक है फिर फिलहाल हम चलते हैं ऑक्शन की तरफ। टूजिंग वगैरह भी टूलिया वगैरह भी मतलब यहाँ निकल जाते हैं आगे। ऐसे ही लोग ऑक्शन हाउस के एंट्रेंस गेट पर आते हैं। एल्डर झूलाओ तीनों टोकन्स निकाल लेते हैं। बेसिकली हाईएस्ट लेवल का स्टैंडर्ड टोकन था। तो यहाँ पर कई सारी जो लेडीज थी हॉट लेडीज ये इन लोगों को लेकर अंदर जाने लगती हैं। ये जो लेडीज फिलहाल इन लोगों को लेकर जा रही थी जियान वगैरह को ये काफी क्यूट थी और इसके अंदर एक अलग ही चार्म था और साथ में ये बहुत ही ज्यादा मैच्योर भी थी। लेडीज थोड़ा बहुत बात करना चाहती है एल्डर जू से पर एल्डर जू से कहते हैं छोटी बच्ची हमें बस तुम आगे ले चलो। किंग वगैरह आगे जा रही होती है। ये फील करती है इस ऑक्शन हाउस में कुछ तो अनयूजुअल है। तो अलग से मतलब 100 मीटर का रूम मिला था। एक अलग ही खुशबू आ रही थी और कई सारे मतलब चाय वगैरह के बर्तन भी लगे हुए थे। ये इस दौरान लेडीज भी कहती है अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप हमें बुला सकते हैं। मुफेंग भी इस प्रकार की मेहमान नवाजी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। ये लोग यहाँ से बैठ करके भी बाहर देख सकते थे पर बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते थे। फिर इनका रूम का जो दरवाजा रहता है उसमें डिंग डोंग बजता है। एल्डर जू बोलते हैं हाँ ठीक है आ जाओ। यहाँ पर एक ब्लैक फिगर आता है। ज्ञान के इतने मतलब ह्यूज सोल पावर के होते हुए भी ये पता नहीं कर पाए थे कि ये आदमी है या औरत है। ज्ञान इतना फील कर लिया था ये बंदा कम से कम डाउडी 7 स्टार का होगा। एल्डर जू इन लोगों को बताते कि ये तुम्हारे फेंगजियांग पवेलियन के तुम्हारे सीनियर ब्रदर कहे जाएंगे। ये यहाँ पर मतलब जुआनलिंग सिटी में अंडर कवर एजेंट की तरह काम करते हैं। इस दौरान एल्डर झूलाओ इससे पूछते हैं इसका नाम बी स्टिंग होता है कि क्या खबर है इस समय। स्टिंग बताने लगते हैं कि केवल जुआनलिंग रॉयल फैमिली ये ऑक्शन ही नहीं करा रही है बल्कि ये अपने जो ड्रैगन लविंग लीजन आर्मी है जो सबसे पावरफुल आर्मी है ये मेडुसा फैमिली की तरफ भेज रहे हैं। इस दौरान ये थोड़ा हिचक भी रहता कहने में। झूलाओ पूछते हैं और क्या। मैटर काफी गंभीर था। बी स्टिंग बताता है कि मुझे जितना पता चला है सोलोमन क्लैन वाले तो है इनके साथ, इसके अलावा भी सोल क्लैन यानी हुन क्लैन वाले भी इनका साथ दे रहे हैं। ओल्डर झूलाओ की भी मानो आंखें बाहर आ जाएंगी जैसे ये हुन क्लैन का नाम सुनते हैं। इस दौरान ओल्डर झूलाओ इससे कहते हैं कि तुम चले जाओ, इस दौरान तुम अपना आइडेंटिटी रिवील मत करना और सावधान रहना। बी स्टिंग यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है। ज्ञान इनसे पूछता है एल्डर झूलाओ से कि ये सीनियर ब्रदर बी स्टिंग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एल्डर झूलाओ बताते हैं ये इसका खुद का ही है, तब ये खुद ऐसा करना चाहता है। झूलाओ कहते हैं तुम खुद ही समझ जाओगे जब ये ऑक्शन खत्म हो जाएगा। तो 15 मिनट बीत जाते हैं। इस दौरान जियान सामने के स्टेज पर हॉट लेडी को देखता है। जियान भी इसी को देख रहा होता है। इस दौरान बेल बजता है। फाइनली शायद ये ऑक्शन शुरू होने वाला था। जियान वगैरह को ही नहीं बस प्राइवेट रूम मिला था बल्कि जो भी टॉप लेवल के वॉरियर्स थे उनको भी प्राइवेट रूम मिला था। सभी जैसे ये घंटी बजती है शांत होकर के सामने स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। अभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही ब्लड रोज रहती है जो यहाँ का जुआनलिंग फैमिली का इकोनॉमी को संभालती थी। ब्लड रोज की नजरें इस दौरान यही जो व्हाइट बैरियर्स बने रहते हैं प्राइवेट रूम के बाहर इसी की तरफ थी। मतलब सभी प्राइवेट रूम की तरफ ये देख रही थी। ध्यान भी अचंभित होता है। ये प्राइवेट रूम इस प्रकार से डिजाइन किए गए थे कि वो जो लड़की थी जो प्लेटफॉर्म से बोल रही थी ब्लड रोज उसकी आवाज इन लोगों को आ रही थी और जियान वगैरह की आवाज जा रही थी पर वो लड़की इनको देख नहीं सकती थी। जियान वगैरह उसको देख सकते थे। जो ब्लड रोज रहती है अपने हाथों में एक जेड कलर के ग्लव्स पहने रहती है। पहले ऑक्शन का आइटम का नाम लेती है। इसका नाम रहता है 9 यिन डेमन इंसेक्ट। एक व्हाइट इंसेक्ट रहता है जो कि हथेली के आकार का होता है। बेसिकली एक डेविल वर्ल्ड का इंसेक्ट रहता है। ये जो 9 यिन डेमन इंसेक्ट रहता है कोई भी प्रकार का पॉइजन हो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है यानी डेवोर कर सकता है। इंसेक्ट के बारे में बताने के बाद मिनिमम प्राइस बताती है इसका 10 मिलियन गोल्ड कॉइन। जू को जो रूम मिला था और हाउस के हिसाब से इनका रूम जो था 5वें नंबर पे था। झूलाओ बताते कि ये जो पॉइजन इंसेक्ट जितना ये लड़की बता रही इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं। अगर ये बॉडी में एंटर कर गया तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। यहाँ भी कहता है 10 मिलियन जो है काफी ज्यादा हाई है। उसे देख करके ये तो काफी क्यूट देख रहा है। मुफेंग और जियान इसी की तरफ देख रहे थे। लड़कियां सच में अलग ही होती हैं। जो प्राइवेट रूम नंबर 4 रहता है यहाँ पर 2 औरतें बैठी थी बेसिकली पॉइजन सेक्ट वाली थी। इनका बात चल रहा था कि ये जो इंसेक्ट है काफी अच्छा है। तो बोल रही थी कि नॉर्मल इंसान को तो यही लगता है कि जो 9 यिन डेमन इंसेक्ट है ये केवल टॉक्सिन्स को ही बाहर निकाल सकता है पर किसी को नहीं पता है कि अगर ये 9 यिन डेमन इंसेक्ट को कल्टीवेट किया जाए तो ये इवॉल्व होकर के 9 आइड डेमन इंसेक्ट में बदल जाता है। और ये जो पॉइजन फाइटिंग की प्रैक्टिस करता है उसके लिए काफी शानदार सप्लीमेंट हो सकता है। प्राइवेट रूम नंबर 1 को दिखाया जाता है। यहाँ पर थर्ड प्रिंस जुआनमू बैठा था। जुआनमू के बगल में एक एल्डरली प्रिंस और एल्डरली फिगर बैठे रहते हैं। सफेद कपड़ों में होते हैं। इनका नाम हुआंग रहता है। जो सेकंड प्राइवेट रूम रहता है यहाँ पर
फोर्थ प्रिंस यानी जुवान सान और इसके जो गुरु या जो भी रहते हैं लाओ झुओ, ये भी रहते हैं। लाओ झुओ से जुवान सान पूछ रहा था ये क्या चीज है, भी अपने ज्ञान बांट रहे होते हैं। जुवान सान कहता है कि हम क्यों नहीं डेजर्ट प्लेस में गए, हम यहाँ पर ऑक्शन में क्या कर रहे हैं। ये बंदा पता नहीं क्यों पर डेजर्ट में जाना चाहता था, काफी ऑब्सेस्ड था ये। फिर प्राइवेट रूम नंबर 3 को दिखाया जाता है। यहाँ पर वही बंदा बैठा होता है जो जियान को लेकर के डेजर्ट एरिया में जाने वाला था। के बगल में एक औरत और एक मिडिल एज्ड मैन भी होते हैं। जो वुमेन रहती है इनकी लीडर रहती है और ये दोनों लोग स्टॉल ओनर था और उसके बगल में जो एक मिडिल एज्ड मैन बैठा था इसको काफी इज्जत दे रहे थे। तो ये बताता है इस वुमेन को कि हमने एक फर्स्ट लेवल के एल्केमिस्ट को पाया है, वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार भी है। वो बंदा तो आउडी लेवल के फर्स्ट ग्रेड के मॉडल रैंक का एल्केमिस्ट है। उसकी हमें तो मतलब जुआनलिंग टीम में कोई एल्केमिस्ट तैयार ही नहीं हो रहा था हमारे इस काम के लिए। वो बंदा कैसे तैयार हो गया, क्या वो बंदा रिलायबल है। स्टॉल ओनर इन्हें बताने लगता कि वो बंदा उसका नाम जायो यान है और वो फेंगजियांग पवेलियन का है। शायद वो जुआनलिंग कॉन्टिनेंट के किसी छोटे शहर में जन्मा था पर उसने ट्विन घोस्ट एम्पर को भी मारा था। जो औरत थी जो चाय पी रही थी मानो उसने कभी फोड़ दी हो, इतने ज्यादा रहस्यमयी बात सुन करके। ये भी कहती शायद ये जो डेजर्ट एरिया है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार। कहती है जल्दी से तैयारी करो, जैसे ही ऑक्शन खत्म होगा हम निकलेंगे वहां के लिए। जो वुमेन रहती है कहती है होली फ्लेम इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। उसके बगल में जो बंदा बैठा होता है मिडिल एज्ड मैन स्टॉल ओनर के अलावा, ये कहता है क्या हम इस 9 इन डेमन वॉर्म्स को खरीद सकते हैं। सर मतलब प्राइवेट रूम नंबर 4 में सुन जियांग भी बैठा होता है, ये भी अपने फादर से बोल रहा था शायद हमें ये चीज खरीदना चाहिए। प्राइवेट रूम नंबर 1 से जो बोली लगती है वो 15 मिलियन गोल्ड की लगती है, तभी प्राइवेट रूम नंबर 4 से 20 मिलियन हो जाती है। प्राइवेट रूम नंबर 31 से कोई बोली लगाता है 25 मिलियन। प्राइवेट रूम नंबर 4 से वो जो सीनियर सिस्टर बैठी हुई थी पॉइजन सेक्ट वाली वो 30 मिलियन बोलती है। फाइनली मतलब ये बोली लगते लगते 70 मिलियन बोलती है प्राइवेट रूम नंबर 4 से बड़ी बहन जो पॉइजन सेक्ट की थी। प्राइवेट रूम नंबर 31 वाले थे इन्होंने जानबूझकर प्राइस, ये वाइपर सेक्ट वाले थे और ये पॉइजन सेक्ट से बहुत ज्यादा कंपटीशन रखते थे। तो प्राइवेट नंबर 4 ने यानी पॉइजन सेक्ट वालों ने 70 मिलियन की बोली लगा दी थी तो ये वाइपर सेक्ट वाले बहुत ज्यादा हंस रहे थे। अब इसके आगे कोई बोली भी नहीं लगाता है। फाइनली ये जो 9 इन तो फाइनली ये यिन डेमन सेट पॉइजन सेट को मिल जाता है। यार कहते हैं ये चीज इतना ज्यादा तो कीमती नहीं था। अभी लॉन्ग ही बाहर निकलता है, बताता है कि मैंने जितना सुना था 8 स्टार टाउडी का बंदा था वो पॉइजन फाइटिंग की कल्टीवेट करता था। तो उसने इसी 9 आइड डेमन इंसेक्ट जब ये इवॉल्व हो जाता है तो 9 आइड डेमन इंसेक्ट बन जाता है, उससे वो डाउ जियान लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया था। जियान भी सोचता इसने काफी बड़ा लॉस कर दिया क्योंकि जियान इसके मतलब जब ये 9 आइड इंसेक्ट में बदल जाता तो इसके अंदर से प्योर की था और वेनम को ये अलग कर सकता था रिफाइन करके और इसको एब्जॉर्ब करके ये भी बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकता था। ब्लड रोज कहती है जो सेकंड आइटम ये काफी पेक्यूलियर है, को लगता है ये ह्यूमन को सोल्ड कर रहे हैं। किंगिंग कहती क्या ये लड़की है जिसे ये लोग ऑक्शन में बेच रहे हैं, ये लोग सच में ह्यूमन वर्ल्ड के लोगों को बंदी बनाकर ऐसे बेचते हैं। ये जो ब्लड रोज रहती है ये कहती है लोग जो सोच रहे हो कि ये एक ह्यूमन है पर ये ह्यूमन नहीं है, बेसिकली मेडुसा फैमिली की है, स्नेक ट्राइब की है। जो लड़की जिसको ये बेचने के लिए लाई थी काफी डर रही थी। जियान भी इस लड़की को देख रहा होता है। इस लड़की की आंखों पे सेम वैसे ही 3 स्नेक प्यूपिल रहते हैं जैसे कि जियान से पास्ट में डाउकी वर्ल्ड में वो लड़की मिली थी। इसका नाम किंगलिन था अगर आपको याद हो तो। ये लड़की भी काफी ज्यादा सुंदर होती है। तो ये ब्लड रोज जो रहती है इसकी खासियत बताने लगती है। जैसे जियान को पहले से सब पता रहता है कि ये 3 पीपल्स आराम से लगभग सभी स्नेक्स को कंट्रोल कर सकते थे और ये ब्लड रोज भी इस समय फील करती है जो लड़की थी का जो जेड स्नेक 3 आई पीपल्स था थोड़ा अलग लग रहा था। ये सच में मतलब वो 3 फ्लावर आइज वाली लड़की है। फेंग और जियान वगैरह समझ जाते हैं जुआनलिंग रॉयल फैमिली से जरूर खरीद लेगी ताकि ये लोग इसको कल्टीवेट करके मेडुसा फैमिली के कई सारे स्नेक्स को कंट्रोल करवा सकते थे। इनका ब्लड लाइन ज्यादा प्योर नहीं होगा। जियान मिजरान कहता है मैंने पहले भी 3 पीपल आइल वाली एक ट्राइब की लड़की के साथ फाइट किया है, वो मेरे साथ भी रही है पर ये लड़की मुझे थोड़ी स्ट्रेंज फील हो रही है। इसका जो 3 स्ट्रेंज आई पीपल है वो थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। जियान फिर भी इसके एबनॉर्मलिटी को डिस्कवर नहीं कर पाता है। एल्डर जू तभी कहते हैं तुम सही सोच रहे हो, ये 3 फ्लावर प्यूपिल वाली स्नेक ट्राइब की लड़की नहीं है बल्कि ये 3 फ्लावर्ड प्यूपिल ऑफ फर्नेस की है। यान ये चीज पहली बार सुना रहता है। ध्यान से देखा जाए तो जो 3 फ्लावर्ड आईज ऑफ द फर्नेस है वो बेसिकली सेम दिखता है 3 फ्लावर्ड आईज ऑफ द स्नेक के समान। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो 3 फ्लावर्ड आईज ऑफ फर्नेस होता है इनके बीच वाले मतलब प्यूपिल में ब्लैक लाइन देखी जा सकती है, मतलब 3 डायमंड शेप्स लेंसेस होते हैं। जहाँ जो वो 3 रूल ऑफ ग्रीन स्नेक्स 3 पीपल्ड प्यूपिल्स है वो सभी सारे स्नेक्स को मतलब कंट्रोल कर सकता है, मार सकता है। पर यही जो ये वाला था 3 फ्लावर्ड पीपल फर्नेस, इससे स्नेक ट्राइब वाले काफी पसंद करते हैं क्योंकि इसमें ये लोग पावर भी स्टोर कर सकते हैं। इससे इन लोगों को कल्टीवेशन में काफी फायदा मिलता है। ये मेथड काफी ज्यादा क्रूएल है इसलिए एल्डर जू कहते हैं इसलिए मेडुसा फैमिली और किसी इंसान के संबंध बनाने की वजह से बनी रहती है। ये इसकी तरफ देख रही होती है, कहती है जियान मुझे किसी भी हाल में ये चाहिए। जियान भी हाँ में बोलता है। यार जुआन मुंह भी इसे पहचान गया रहता है, कहता है कि हमारे फादर इस चीज को कैसे ऑक्शन पर लगा सकते हैं, ये तो हमारे लिए काफी अच्छा था, इससे हम मेडुसा फैमिली को ब्लैकमेल कर सकते थे। जुआनमू के बगल में बैठा हुआ ओल्ड मैन कहता है इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ किंग जुआनलिंग ने सोचा ही होगा। इसके बाद इसकी बोली लगाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। एक बंदा इसके बदले में एक जियोटियान ब्रोन मैरो मेडिसिन दे रहा होता जो डाउडी फर्स्ट ग्रेड की टॉप लेवल की मेडिसिन थी। जान भी जानता था ये काफी कीमती चीज ये बंदा दे रहा है। बंदा लगाता है ब्रोकन टर्बुलेशन पिल। फेंग बताता है अगर इस पिल को साथ में अगर जुआनलिंग एम्परर पॉइंट में कोई बंदा लेकर के एब्जॉर्ब करे तो वो आराम से डाउडी 6 स्टार में एंटर कर सकता है। तभी प्राइवेट नंबर 7 के रूम से एक बंदा बोली लगाता
कहता है मैं डबल पैटर्न यिन एंड यांग हार्ट पिल दे रहा हूँ। नाम सुनते ही जुआन मुंह यानी कि थर्ड प्रिंस की आंखें मानो बाहर निकल आएंगी। इस चीज का नाम सुनते ही वो शॉक्ड हो जाता है। ये चीज एल्डर जू भी शॉक्ड हो जाता है। इधर डबल पैटर्न यिन यांग हार्ट, बेसिकली अगर कोई भी बंदा 9 स्टार डाउटी के पीक पर हो और वो डाउजियान लेवल में ब्रेक करना चाहता हो, उसके लिए जो यिन एंड यांग हार्ट था काफी ज्यादा काम आ सकता था। जैसे कि अपने एल्डर जू लाओ के लिए लगभग डाउजियान लेवल में पहुंच गए थे, फिर भी नहीं पहुंच पाए थे। इस चीज को देखकर ब्लड रोज भी काफी ज्यादा प्रभावित होती है। जो लड़की यानी जो ये पीपल फर्नेस वाली लड़की थी, इसके लिए इतनी बड़ी बोली लग रही है, इसके आगे अब कोई बोली नहीं लगा रहा था। ब्लड रोज वो घंटा दबाने जा रही थी। तभी प्राइवेट रूम नंबर 8 से एक डाउडी लेवल की पिल का प्रेस्क्रिप्शन बाहर आता है। ये पाने के लिए मतलब कोई भी 5 स्टार डाउडी का बंदा ये फोर्सफुली आराम से एक अलग लेवल में मतलब 6 स्टार डाउडी में ब्रेक कर सकता है। सभी लोग इस समय इंटरेस्टेड हो जाते हैं। प्राइवेट रूम नंबर 8 में चेंग जीन बैठे होते हैं। ये एक एल्केमिस्ट होते हैं। कहते हैं अगर ये लड़की किसी गलत इंसान के हाथ में लग गई, इससे भारी तबाही हो सकती है। ये बेसिकली पील वैली के 3 जायंट लेजेंड में से एक थे। इसके बाद कोई भी बोली नहीं लगा रहा होता है। ब्लड रोज बोलती है इस मैटर को हम बाद में सेटल करेंगे, मतलब इस लड़की का। अब ब्लड रोज जो तीसरा चीज निकालती है इस ऑक्शन के लिए, एक टैटर्ड मैप होता है, मतलब थोड़ा फटा उटा, और सभी लोग समझ जाते हैं क्योंकि ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली के ऑक्शन हाउस में आया है। मतलब इसमें कुछ तो खास बात होगी, कम से कम डाउजियान लेवल की कोई मिस्टीरियस चीज हो सकती है। ब्लड रोज स्माइल करती है और कहती है इसका मिनिमम प्राइस 1 मिलियन गोल्ड कॉइन है। जैसे ही ये जो स्क्रॉल प्रकट होता है, जियान का जो निंगोंग वांग रहता है, वहां पे जो डिवाइन कोर इंक्रिप्शंस रहती हैं, उनमें से एक अलग ही हॉट वेव बाहर निकलने लगती है। ये जो डिवाइन कोर इंक्रिप्शन थी, एक बाप की तरह मानी जा सकती है और सामने जो टैटर्ड स्क्रॉल था उसे एक बेटा माना जा सकता है, इसलिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा होता है। लड़जू भी स्माइल करते हैं और कहते हैं ये चीज इसमें काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कोर इंक्रिप्शन के लिए, ये वर्थ गेटिंग है। जियान बोलता है 2 मिलियन। और चारों रूम से आवाज गूंजने लगती है। लगता है 5th प्राइवेट रूम नंबर वाले बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं, वो इस फटे चिथड़े के लिए $2 मिलियन देने को तैयार है। अभी जुआन मुंह जो प्राइवेट रूम नंबर 1 में रहता है वो बोलता है 10 मिलियन। जियान बोलता है 20 मिलियन। जुआन मुंह के साथ जो एल्डर बैठा रहता है वो समझ जाता है कि प्राइवेट रूम नंबर 5 में फेंगजियांग पवेलियन वाले हैं। ओल्ड मैन जुआन मुंह से कहता है तुम इनसे मत पंगा लो। जुआन मुंह बोलता है नहीं, ये चीज मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है। ये तुरंत इसकी बोली 30 मिलियन गोल्ड कॉइन कर देता है। जान समझ जाता है ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले के बकचोद लोगों का काम है। फाइनली मतलब ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली के जुआन मुंह को ये बेड में मिल जाता है 30 मिलियन में। अब ये चौथा चीज ऑक्शन के लिए निकालती है। एक इल्यूजन टाइप दिख रहा था। इधर वो न्यूज भी आ जाता है, बंदे ने यिन एंड यांग हार्ट दिया था, ही वो लड़की पीपल फर्नेस वाली मिली थी। उल्डर झू कहते हैं तुम लोग अभी शांत रहो, इसी ऑक्शन खत्म होगा बाहर एक बैटल होगा, मतलब कुछ लोग रॉबरी वगैरह करना ही चाहेंगे। जो अगला चीज ये निकालती है, इसमें से एक डाउ की पिलर लाइट यानी लाइट शील्ड निकल रही थी और ये आराम से 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के भी अटैक को ब्लॉक कर सकता था। जो डाउ की लाइट निकल रही थी, इसके अंदर में एक रेड एलिक्सियर था, इसमें से एक ड्रैगन टाइप फिगर दिख रहा था। ब्लड रोज इसका नाम वो लिन डान बताती है। सभी लोग ये नाम सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। बेसिकली ये एक फायर पिल था। इसकी कीमत अगर बोली जाए तो ये फ्लावर्ड आई वाली जो लड़की थी और वो जो डबल पैटर्न यिन एंड यांग था उससे भी ज्यादा था। इसका पूरा नाम फायर यूनिकॉर्न पिल था। बेसिकली सक्सेस रेट इंक्रीज कर देता था अगर कोई बंदा डाउडी लेवल से डाउजियान लेवल में ब्रेक कर रहा है तो। ये जो यूनिकॉर्न है, आपको याद हो तो ये एक प्रकार का जीव होता है जिसे अपने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर में खा करके जिंदा रहता था शुरुआत में। जब बंदा कोई डाउजियान लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाता है तो ये यूनिकॉर्न भी फाइटिंग स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाता है। इससे जो वॉरियर है उसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो मेडिसिनल पिल था ये डाउडी के 2nd ग्रेड का अर्थ लेवल का पिल था। इसका एक अलग ही इंटेलिजेंस था। पॉइजन सेक्ट वाली 2 बंदियां रहती है, पता नहीं किसकी बात कर रही होती हैं। अगर हम ये पिल पाले तो वो आराम से डाउजियान लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और प्राइवेट रूम नंबर 1 में जो ओल्ड मैन होता है थर्ड प्रिंस से कहता है ये चीज को हम नहीं पा सकते हैं, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मर्सिनरी ग्रुप वाले भी बोलते हैं इस चीज को हम नहीं पा सकते हैं। वो जो वुमेन रहती जो होली फ्लेम पाने की आशा रखती थी जियान के भरोसे, ये औरत भी जो मर्सिनरी ट्राइब की लीडर रहती है, कहती है डेजर्ट में जो चीज है के सामने ये पिल भी कुछ नहीं है। इसके हिसाब से शायद उस डेजर्ट में एक होली फ्लेम है। तो वो सोलोमन क्लैन वाले बंदे एल्डर झूलाओ को घेरने के लिए यहाँ पर आ गए रहते हैं। उनको इस बात की खबर नहीं रहती कि एल्डर झूलाओ अब लगभग डाउजियान लेवल के वॉरियर बन चुके हैं। तो ये इनमें से जो एक बंदा रहता है 9 स्टार डाउडी के पीक पर रहता है और 2 8 स्टार डाउडी के एल्डर झूलाओ के सामने आने की भी हिम्मत नहीं करते थे। ये जो सोलोमन क्लैन के 3 बंदे रहते हैं, जो टॉप का बंदा था यानी 9 स्टार डाउडी का, उसका नाम ली क्यूआन था। जो 2 8 स्टार डाउडी के बंदे थे, एक का नाम सॉन्ग ली था और दूसरे का नाम यांग था। लोग इस पिल के ऊपर नजर तो बनाए हुए थे जो फायर पिल थी। ये बोलते हैं इनमें से जो ली क्यूआन होता है कि तुम लोग ये मत भूलो कि हमें फिलहाल उस एल्डर झूलाओ से डील करना है। यार वानपो सेक्ट वाले भी आए रहते हैं। इनका मेन दुश्मन जो था वो पॉइजन सेक्ट था। टूलिंग को दिखाया जाता है, ये अपने मास्टर से कहते क्या हम इस फायर पिल को पा सकते हैं। इनके जो क्लैन के यानी 2 क्लैन के लीडर रहते हैं वो डाउजियान लेवल के लिए ब्रेक कर रहे थे, और ये चीज उनको मिल गया तो वो आराम से शायद डाउजियान लेवल में एंटर कर सकते थे। क्योंकि ये जो फायर पिल था इसका दाम काफी ज्यादा था, इसको पैसे में तोला नहीं जा सकता था। इसके लिए काफी कीमती
कीमती चीजें ही एक्सचेंज की जा सकती थी, जैसे कि उस लड़की के लिए किया गया था। जियान कहता है इस चीज को तो मैं अपनी पूरी संपत्ति देकर भी नहीं खरीद सकता हूँ। एल्डर झूलाओ कहते हैं बस अपनी आंखें खोली रखो और यहाँ का मजा लो। यिंग को यहाँ पर किसी बात से फर्क नहीं था, बस ये उस लड़की को देख रही थी, यानी वो 3 पीपल वाली, और काफी ज्यादा उसके लिए दया दिखा रही थी। जियान इसे कहता है उस लड़की को हम जरूर पालेंगे, तुम टेंशन मत लो। ऑक्शन चलते रहता है। इस दौरान ये जो फायर पिल रहता है इसको पॉइजन सेक्ट वाले ले जाते हैं। इसका ऑक्शन का दिन बीत जाता है। अपने अपने घरों में एल्डर जू, यिंग, जियान वगैरह और मुफेंग आ चुके रहते हैं। जू बता रहे होते कि वो जो फायर पिल है उसके लिए आज पक्का फाइट होने वाली है। एल्डर जू कहते तुम लोग इतना जल्दी मत निकलो, अभी हमारे पास टाइम है, हम लोग किसी का वेट कर रहे हैं, ऐसा एल्डर झूलाओ कहते हैं। जियान बोलता है किसका? अभी जियान के कानों में एक आवाज आती है, बिग ब्रदर। ये कोई और नहीं बल्कि अपना जायो यी था। बिल्कुल जियान के मिल्की व्हाइट फ्लेम के जैसा दिख रहा होता है। जायो यू ने सफेद कपड़े पहने थे। एल्डर मू जुजी के संरक्षण में अब जायो यू ने 7 स्टार डाउडी के परफेक्शन लेवल पर पहुंच गया था, यानी पीक पर। जियान इसके बात से काफी ज्यादा प्राउड फील करता है। झूलाओ जियान से कहते हैं मुझे मालूम है, कहते कि मुझे पहले से पता है कि जायो यी एक फायर एल्फ है। यहाँ पर ग्रीन फ्लूट भी आई रहती है। आपको याद होगा ग्रीन फ्लूट वही ड्यूसा क्लैन वाली लड़की है जो जियान के साथ फेंगजियांग पवेलियन में पढ़ती है। झूलाओ कहते हैं क्योंकि जियान अब तुम 5 लोग इकट्ठा हो चुके हो तो तुम्हारा पहला मिशन मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हें डेजर्ट पर अटैक करना है, तुम इसके लीडर हो गए जियान। जियान भी हाँ में सर हिला देता है कि आंखें इस समय पूरी तरह से हॉट होती हैं और वहां पर जाने से पहले हमें इस फायर पिल के लिए माना पड़ेगा क्योंकि आज रात इस पर पॉइजन सेक्ट वालों पर कई क्लैन वाले अटैक करने वाले हैं। जरा ये जियान से कहते हैं इतना याद रखना कि जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर जियान की टीम का स्ट्रेंथ देखा जाए तो जियान 4 स्टार डाउडी के पीक पर होता है, मू फेंग 5 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर, यिंग 5 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज पर, ग्रीन फ्लूट भी 5 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज पर और जायो ये अपना 7 स्टार डाउडी के पीक पर। सभी को तैयार देकर एल्डर झूलाओ यहाँ से निकल जाते हैं और ग्रीन फ्लूट जो थी थोड़ा बहुत चिंतित थी। जुवानलिंग सिटी के बाहर को दिखाया जाता है। जुवानलिंग एम्परर हाउस में यहाँ पर 11 लोग थे। ये सभी काफी ज्यादा पावरफुल थे। में से वो एक मैन इन ब्लैक भी था जिसने जियान को वहाँ पर 9 फेस ड्रैगन फॉर्मेशन में मारने की कोशिश की थी। जुवानलिंग इन सभी लोगों को समझा रहे थे कि इस बार मुझे बस सफलता चाहिए, असफल होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। सभी लोग उस फायर पिल को पाना चाहते थे। कहते कि मुझे किसी भी हाल में वो फायर रूल पिल चाहिए ही चाहिए। और ये कहते हैं कि यानी अपने किंग जुवानलिंग की वो फायर पिल इतना ज्यादा मिस्टीरियस भी नहीं है, नहीं तो वो बंदा इसके लिए इतना लंबी बोली भी नहीं लगाता। इन लोगों का मेन मकसद था स्नेक पीपल यानी मेडुसा क्लैन पर अटैक करना और दूर में मतलब अपनी ड्रैगन लीजन आर्मी भी थी इनके साथ थी। 11 लोग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में एंटर करते हैं और गायब हो जाते हैं यहाँ से। जुवानलिंग सिटी से काफी दूर पहुंच जाते हैं। जुवानलिंग ने इन्हें वही कहा रहता है कि जो लोनली डेजर्ट है जहाँ पर एक टेम्पल है वहीं पर तुम्हें अटैक करना है। फिर ये लोग गायब हो गए थे। यहाँ पर जुवानलिंग सिटी में एक और दूसरा बैटल स्टार्ट होने वाला था। जो पॉइजन सेक्ट की दोनों लड़कियां थी इस समय यहाँ से मतलब जुवानलिंग कॉन्टिनेंट से सिटी से बाहर निकलने के लिए देख रही थी क्योंकि इनके पास 2 बहुत पावरफुल चीजें थी। एक तो वो फायर पिल, दूसरा वो इंसेक्ट। इधर इनके पीछे पीछे वानपो सेक्ट वाले भी आ रहे थे जिनके पास वो 3 पीपल वाली लड़की थी। लड़की अब सो चुकी थी। जियान वगैरह काफी दूर पर एक चट्टान के पीछे छिपे हुए थे। एक लड़की जाती हुई दिखाई देती है। गेस करते शायद यही वो पॉइजन सेक्ट वाली है। जियान की टीम में फिलहाल 5 ही लोग थे। वे एल्डर झूलाओ यहाँ से निकलने इनके साथ निकलते हैं पर ये कहीं और निकल जाते हैं। और जियान इस लेडी को ऑब्जर्व करने के लिए अपना सोल पावर और न ही स्पिरिचुअल पावर यूज करता है। वो ये जानता नहीं था कि ये पॉइजन सेक्ट वाले क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं। जियान एक चीज तो फील करता है, जो पॉइजन सेक्ट की लेडी थी इससे एक अलग इल्यूजनरी ऑरा बाहर आ रहा है। मुफेंग कहता है शायद ये पॉइजन आई एक्टिवेट करती है इसलिए शायद इसका कल्टीवेशन अलग है, इसलिए तुम ऐसा फील कर रहे हो। वो जो ग्रीन फ्लूट रहती है वो कहती है मुझे जैसा समझ में आ रहा है ये शायद पॉइजन सेक्ट वाली लड़की का एम्परर सोल क्लोन है। जियान भी समझ जाता है तुरंत ही। एम्परर लेवल के सोल क्लोन यूज करना एल्केमिस्ट के अलावा ये काफी बड़ी बात थी। का मतलब ये लड़की जो थी पॉइजन सेक्ट वाली ज्यादा ही वियर्ड थी। जायो ये कहता है क्या हमें इस पर अटैक करना चाहिए, पर ये फिर कहता है मैं जब यहाँ पर तुम लोगों को फॉलो कर रहा था तो मुझे फील हुआ हमारे अलावा यहाँ पर और भी कोई है, मतलब पॉइजन सेक्ट के अलावा भी, तो हमें फिलहाल वेट करना चाहिए। पर यिंगिंग का तो एक ही मकसद था, वो जो 3 पीपल वाली लड़की उसको कैसे भी छुड़ाना उन बुरे लोगों से, यानी कि वानपो क्लैन से। पॉइजन सेक्ट वालों को जियान की गैंग के अलावा एक और सेक्ट फॉलो कर रहा था। 10,000 फ्लावर पॉइजन सेक्ट वाले, ऐसा ही मतलब एक सब पॉइजन टाइप के ही क्लैन सेक्ट थे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जियान को फील नहीं किए रहते हैं, इनको पॉइजन फैंग भी कहते हैं। ये अब फाइनली पॉइजन सेक्ट की इस लड़की पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। गाइस क्लैन के नामों में मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। फिलहाल ये समझो कि ये जो पॉइजन सेक्ट वाली लड़की थी इसके सामने एक पावरफुल वॉरियर आ जाता है और ये जो पॉइजन सेक्ट वाली लड़की थी बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी, इसको देख करके स्माइल कर रही थी। अभी इसको ये 10,000 पॉइजन सेक्ट कहती है, कभी इसको ये वानपो रिलीजन कहती है, तो हम अब इसको वानपो क्लैन ही कहेंगे। पॉइजन सेक्ट के सामने फिलहाल वानपो सेक्ट आ जाता है। फिलहाल ये जो बैटल चल रहा था जुवानलिंग सिटी से बाहर चल रहा था। तो पॉइजन सेक्ट वाली लड़की थी अपना ऑरा रिलीज करती है। ये बेसिकली 6 स्टार डाउडी लेवल पर होती है। ये काफी तेजी से ये जो ग्रीन कलर की डाउकी होती है उससे इस बंदे पर अटैक कर देती है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर होता है वायलेंट पॉइजन के कारण होता है। लड़की के मतलब 6 स्टार डाउडी की पावर को फेस करते हुए भी वो जो बंदा था वानपो सेक्ट का वो अब डिफेंस भी तैयार नहीं करता है। जैसे इस लड़की का अटैक आता है ये पूरी अपनी बॉडी को ब्लैक कलर के पॉइजन से कवर कर लेता है। इसका जो
डाउकी रहता है, मतलब ये जो ब्लैक पॉइजन उसमें छोटे छोटे बग्स वगैरह यानी कीड़े देखे जा सकते थे। जैसे इस लड़की का ग्रीन डाउकी उस पॉइजनस बग से टकराता है, यहाँ से एक अलग ही आवाज निकलती है। इस बंदे के डिफेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब इसके बग्स वैसे के वैसे रहते हैं, पर ये जो लड़की थी इसका जो ग्रीन कलर का डाउकी था तुरंत ही मानो गायब हो गया हो। इसलिए पॉइजनस इंसेक्ट ने इस लड़की के डाउकी को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था। वुफेंग भी समझ जाता है ये वानपो क्लैन वाले काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इंसेक्ट पालना ही, पॉइजनस बग पालना ही वानपो सेक्ट वालों की खासियत थी, ऐसा ये ग्रीन फ्लूट बताती है। जियान वगैरह के ग्रुप में देखा जाए कोई अगर पॉइजन यूज कर सकता था तो वो ये ग्रीन फ्लूट ही थी, क्योंकि ये मेडुसा क्लैन से थी। बग्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इन्हें सोर्स ऑफ प्लेग कहा जा सकता था और ये एंशिएंट टाइम से ही बहुत ज्यादा पावरफुल माने जाते थे, ऐसा ये ग्रीन फ्लूट बताती है। इसी के दम पर एक डाउजियान लेवल के बंदे ने पूरे क्लैन को अकेले ही तबाह कर दिया था। शायद इसको सोर्स ऑफ प्लेग को न तो फाइटिंग की से न तो सोल डिफेंस से तोड़ा जा सकता था, न फैलने से रोका जा सकता था। अगर ये तुम्हारे बॉडी में एंटर कर गई काफी खतरनाक चीज हो सकती है। ये जो प्लेग सोर्स का इंसेक्ट है यानी बग है, इसको जोक नहीं माना जा सकता है। ये बातें सुनकर जियान सबको यहाँ पर चौकन्ना रहने के लिए कहता है। अरे ये जो पॉइजन सेक्ट वाली लड़की रहती है इसके पीछे में कि वो बड़ी बहन साथ में 2-3 और वॉरियर रहते हैं। इन्हें भी नहीं लगा था ये जो सामने वानपो वाला बंदा है इतना मिस्टीरियस कार्ड यानी कि सोर्स ऑफ प्लेग इंसेक्ट यूज कर देगा। मतलब पॉइजन में भी सबसे डेडली माना जाता है। ये पॉइजन सेक्ट वाली बंदी भी समझ जाती है वानपो का जो वॉरियर है ये कम से कम 7 स्टार डाउडी या उससे भी ऊपर का हो सकता है। वानपो का ये बंदा बोलता है लिटिल गर्ल मुझे वो फायर पिल दे दो। ये भी जल्दी कर रहा था, इसे वो मतलब इंसेक्ट भी चाहिए था। ये बात सुनकर ये लड़की हंसने लगती है। अभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है। जुआनलिंग सिटी का ये एरिया है, अगर कोई भी वानपो पवेलियन यानी वानपो रिलीजन का है तो यहाँ से निकल जाओ। बेसिकली एक 8 स्टार डाउडी की आवाज होती है, कोई और नहीं बल्कि सुन डान लोंग होते हैं, सुन फैमिली के, क्योंकि जुआनलिंग सिटी के ही थे। आवाज के बाद यहाँ पर ये प्रकट हो जाते हैं। इनके हाथों में एक लंबी तलवार होती है। वानपो क्लैन का बंदा भी इन्हें यानी सुन फैमिली के जो एल्डर है इनको पहचान जाता है। सन फैमिली को ही जुआनलिंग रॉयल सिटी का गार्जियन माना जाता था। क्योंकि पॉइजन सेक्ट को सन फैमिली सपोर्ट कर रही थी तो ये वानपो वाला बंदा भी शांत हो जाता है। सन डानलोंग इनसे तुरंत ही कहते हैं तुम वानपो वाले यहाँ से जल्दी निकल जाओ। जो सन डानलोंग थे ये सन फैमिली में एक लेजेंडरी फिगर माने जाते थे। ये बेसिकली 8 स्टार डाउडी पे थे। जो वानपो का बंदा था ये समझ गया था सन डानलोंग इसी के बराबर के वॉरियर हैं। और यहाँ पर एक अलग ही खेल हो जाता है। सन डानलोंग एक व्हाइट और येलो बीम ऑफ लाइट से इस जो बेयर फुटेड लड़की रहती है पॉइजन सेक्ट वाली इसको बंदी बना लेते हैं। इनका कुछ और ही इरादा रहता है। उन्होंने इस लड़की को भी बेवकूफ बना दिया था यानी पॉइजन सेक्ट वालों को भी। ये लड़की भी पैनिक नहीं होती और अपने सामने देखने लगती है। सन डानलोंग को पता था कि दूसरी बंदी है पॉइजन सेक्ट वाली, उसको 2G या पिल वैली वाले ब्लड मशीनरीज वाले ये भी उसको चेज कर रहे होंगे। इसके बाद ये इस वानपो वाले बंदे की तरफ देखने लगते हैं। इसी के पास वो 3 पीपल वाली लड़की होती है। सन डानलोंग इसे कहते हैं कि तुम मुझे वो लड़की भी दे दो। तुम अपने सपने में भी मत सोचना कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। वानपो वाले बंदे को भी नहीं लगा था ये सन फैमिली वाला इतना बड़ा हरामी होगा। वानपो वाला बंदा कुछ नहीं बोल रहा था, तभी सन डानलोंग गुस्से में आ जाता और कहता है मैंने तुम्हें एक मौका दिया। इसके बाद ये अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। स्वॉर्ड को देख करके बेसिकली ये ब्लड स्वॉर्ड्समैन टेक्निक थी। ये वानपो का बंदा भी हैरान हो जाता है। ये एक लेजेंडरी फाइटिंग स्किल थी। टेक्निक में एक बंदा क्या करता है अपना ब्लड पावर इस तलवार में यूज करता है। इस दौरान सन डानलोंग इस बंदे पर अपने तलवार से पावरफुल अटैक कर देता है। हालांकि ये वानपो वाला बंदा इसे डॉज कर लेता है, पर वहां पर जहां पर ये था पहले वहां पर एक खतरनाक गड्ढा बन चुका था। इस दौरान ये वानपो वाला बंदा खांस रहा होता है। सन डानलोंग पर और भी ज्यादा पावरफुल यूज अटैक करता है। वानपो वाला बंदा भाग रहा होता पर ये फील करता है कि सन डानलोंग इसे बार बार ढूंढ ले रहा है। तो दूर खड़ी ग्रीन फ्रूट बोलती है वो वानपो वाला बंदा मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहा है। सन डानलोंग इसे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बड़ी तलवार है, उसमें एक डार्क ऑरा है जिसकी वजह से हालांकि वो डार्क ऑरा छिपी हुई इस अंधेरे में, पर वो इसी के थ्रू इस वानपो वाले बंदे को देख पा रहे हैं। वुफेंग इन दोनों के बैटल को देख रहा था और कहता है ये दोनों लोग जो भी फिलहाल फाइट कर रहे हैं ये दोनों 8 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज में है। मुझे भी नहीं पता कौन जीतेगा। लिटिल कहता है पर इनका बैटल लंबे समय तक चलेगा। वानपो वाला बंदा भी जान जाता है कि ये भाग नहीं सकता है। यिंगिंग कहती शायद जो वानपो वाला बंदा है वो हार जाएगा। लिटिल स्माइल करता है और कहता है वानपो वाला बंदा अगर यहाँ पर आया तो कुछ सोच के ही आया होगा। फिलहाल तुम लोग बैटल देखो। यिंग इसके बाद फिर से इस बैटल को देखने लगती है, पर इन सभी ने किसी ने नोटिस नहीं किया था कि जियान यहाँ से गायब हो चुका है। वानपो वाला बंदा फाइनली अपना जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड आता है सोर्स ऑफ द प्लेग बीस्ट इंसेक्ट अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। ये बेसिकली अपनी बॉडी को ही यूज कर रहा था इन इंसेक्ट को कल्टीवेट करने के लिए। ये देख करके ग्रीन फ्लूट भी हैरान हो जाती है। कोई बंदा ध्यान न दे और अपने बॉडी में ही इन इंसेक्ट्स को कल्टीवेट कराए तो हो सकता है कि ये इंसेक्ट उसी के बॉडी को ही खत्म कर दे, पर ये बंदा काफी चतुर था वानपो वाला और ये इस लेवल पर इनको कल्टीवेट करा के अपनी बॉडी में ही पहुंच गया था। सुन डानलोंग भी बॉक्स को देखता और थोड़ा हैरान था। इंसेक्ट में से इसे भी एक डेथ की और आने लगती है। वानपो का जो ओल्ड मॉन्स्टर था इन बॉक्स से कहता है कि बच्चों ये जो सामने तुम्हारे बंदा है ना इसके तुम पूरे सोल पावर खा जाओ। ये अपने सोल पावर को यूज करके इन इंसेक्ट्स को और भी ज्यादा पावरफुल और टॉक्सिक बना दिया रहता है। डानलोंग भी नहीं रुकता और ये अपना जब सबसे पावरफुल अटैक रहता है स्वॉर्ड वाला यून टियांगजिंग अटैक इस पर काफी तेजी से कर देता है। इसे देखकर पॉइजनस ओल्ड मॉन्स्टर यानी वानपो मॉन्स्टर हंसने लगता है। इसे मालूम था कि इन पॉइजनस इंसेक्ट को
को फाइटिंग की से हराया नहीं जा सकता है। इंसेक्ट रहते हैं काफी तेजी से सुन डानलों के अटैक की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों अटैक बेसिकली टकराते हैं। यहाँ पर एक अलग ही मतलब सेंटर ऑफ द बैटल से वेव चारों तरफ फैलने लगती है। उन डानलों का जो अटैक था लगभग 100 फीट लंबा होता है, एक स्वॉर्ड लाइट के जैसा होता है, पर ये थोड़ी देर में बग्स इंसेक्ट्स के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। सुन डानलोंग इसे देखकर हैरान हो जाता है और भी ज्यादा डरने लगता है। इसे नहीं लगा था इसका जो अटैक रहता है फायर टाइप का रहता है, फिर भी ये बग्स उसको डेवोर कर गए थे। अब ये भी समझ जाता है ये जो सिचुएशन इसके लिए अच्छा नहीं है। समझ जाता है कि अब ये इस पॉइजन सेक्ट वाली जो लड़की है उसको भी इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। ये तुरंत यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ से इसके जाने के बाद वानपो वाला बंदा हंसता है, पर इस दौरान इसके बॉडी में भी एक अलग पेन हो रहा था। पॉइजन सेक्ट वाली जो लड़की थी इसे देखकर स्माइल कर रही थी। उसे पता रहता है इन बग्स को यूज करने का क्या प्राइस था, क्योंकि ये जो बग्स रहते हैं जो बंदा इसको यूज करता है उसके अच्छे खासे सोल पावर को ये डेवोर कर जाते हैं। ये जो बग रहते हैं क्योंकि वो बंदा डानलोंग गायब हो जाता है तो ये काफी तेजी से इस पॉइजन सेक्ट की लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा लगता था मानो इस औरत को खा ही जाएंगे। यहाँ पर एक अलग ही सीन होता है। ये जो बग पहले इस लड़की की तरफ बढ़ रहे थे अपने मास्टर की तरफ ही यानी वानपो वाले वॉरियर की तरफ ही बढ़ने लगते हैं, जिसे देख करके वानपो का जो वॉरियर था वो हैरान हो जाता है और डरने लगता है। और ये जो बेयर फुटेड पॉइजन सेक्ट वाली लड़की रहती है एक अलग ही ठहाका मार के हंसी हंसने लगती है।